बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल कांग्रेस सोशल जस्टिस के नारे को पॉलिटिकल पावर में बदलने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस का पूरा फोकस ओबीसी वर्ग के वोट बैंक पर है। 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन होने वाला है, लेकिन उससे पहले कल प्रदेश में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक है। सोशल जस्टिस से पॉलिटिकल पावर की चाह, कांग्रेस का बड़ा दांव, सत्ता वापसी का प्लान, ओबीसी वोट बैंक पर नजर, दिल्ली में मंथन। कांग्रेस रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर वापसी करनी है तो हर हाल में ओबीसी वर्ग को साथ लाना ही होगा। इसके लिए कांग्रेस का थिंक टैंक मिशन मोड पर कवायद में जुटा हुआ है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन बुलाया, लेकिन उससे पहले राजस्थान में शनिवार को कांग्रेस राष्ट्रीय ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय सियासत की नीति के अंदर लगातार तब्दीलियां करती रहती है, हालात के मुताबिक चीजों में और अपने फोकस में बदलाव करती रहती है। फिलहाल फोकस ओबीसी वोट के ऊपर है। कांग्रेस माइनॉरिटी एसटी/एससी को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को अगर देखा जाए तो लगातार ओबीसी वर्ग के वोट को लेकर के ये संशय में रही है। फिलहाल देश भर के अंदर कांग्रेस बड़ी तैयारी में है। बेंगलुरु में हुई ओबीसी काउंसिल की बैठक के बाद में अब दिल्ली के तालकटोरा मैदान में 25 जुलाई को एक बड़ा महामंथन होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे देश भर के ओबीसी नेताओं से संवाद करेंगे। इस सम्मेलन में राजस्थान के ओबीसी वर्ग से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, जिला प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष समेत हर स्तर के 500 से ज्यादा नेता भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सीधे संवाद करेंगे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में ओबीसी वर्ग किंग मेकर ही नहीं, अब किंग बनने की स्थिति में है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 60% से अधिक आबादी ओबीसी समुदाय की है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 110 सीटों पर ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस वर्ग को साधने की है, जिसे बीजेपी बीते चुनाव में अपने पाले में लाने में काफी हद तक सफल रही थी। ये संवाद सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि उस दिशा की बुनियाद है जिसमें कांग्रेस आगामी चुनाव की रणनीति गढ़ रही है। मुख्य रूप से ओबीसी लोग, उनको पता नहीं राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसके फायदा हमें मिलेगा अमेरिका की। ओबीसी के अधिकांश लोगों को, जिन्होंने बीजेपी ने गुमराह कर रखा उन लोगों को धर्म के नाम पर, उनके समझ में बात न आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा चुके हैं। इतना बड़ा मुद्दा ये उनको खुद को भी नहीं मालूम है, उनके नेताओं मालूम हो रहा है। ये सामाजिक संगठन है ओबीसी के, उनको मालूम है कि हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, हमारे इंटरेस्ट क्या है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। पंचायत, निकाय और विधानसभा सीटों में ओबीसी को प्राथमिकता। ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द होगी तैयार। यह सम्मेलन केवल भागीदारी का मंच नहीं, बल्कि 2028 के लिए ओबीसी रोड मैप का प्रीव्यू है। कांग्रेस जानती है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट को साधने में महारत दिखाई है। खुद पीएम मोदी को अन्य पिछड़े समाज से आने की वजह से बीजेपी को काफी मदद मिली। अब कांग्रेस सोशल जस्टिस के नारे को पॉलिटिकल पावर में बदलने की तैयारी में जुटी है। सब लोगों में बड़ा जोश है। 25 तारीख को राजस्थान से लगभग 500 लोग दिल्ली जा रहे हैं। 300 लोगों का तो हमारे अब तक रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। उन सब के पास बढ़ने के लिए हमने दिल्ली उसकी सूची भेज दी है। उसी तैयारियों के लिए आज हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर आए हैं। राजस्थान जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण सत्ता की चाबी तय करते हैं, वहां पर ओबीसी वर्ग न सिर्फ राजनीतिक वजन का केंद्र बन गया, बल्कि अब वो खुलकर सत्ता साझेदारी की मांग पर उतर आया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट।
जो योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों के उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, वो घोटाले का अड्डा बन चुकी है। इसमें 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले ने स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रशासनिक लापरवाही को भी सामने लाकर रख दिया है। $100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, RGHS योजना में भ्रष्टाचार का खेल। ये कैसे डॉक्टर हैं जो सर्दी जुकाम के मरीजों को कैंसर की दवा दे रहे हैं, तो सामान्य महिलाओं को बांझपन दूर करने की दवाई लिखकर दे रहे हैं। जो योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, अब वो घोटाले का अड्डा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जिसमें मरीजों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। अलवर जिले से आई ये खबर न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि मरीजों के भरोसे को भी तोड़ने वाली है। अस्पतालों के डॉक्टरों ने सामान्य सर्दी जुकाम, सिरदर्द या हल्की बुखार जैसी शिकायत लेकर आए मरीजों की पर्ची पर कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां लिखी। वहीं गर्भवती महिलाओं को बांझपन दूर करने वाली दवाइयां देने तक की बात सामने आई है। साथ ही बिना जरूरत के मरीजों की जांच करवाई गई। पूरे मामले में सरकारी डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर संचालकों और लैब मालिकों के बीच कमीशन के खेल का गहरा गठजोड़ होने के प्रमाण मिले हैं, जिसके लिए जिले के 11 डॉक्टर और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही इस मामले में टीम जांच पड़ताल कर रही है, जिसके जरिए RGHS योजना में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। तो अपने 2 PHC और 2 CHC जो कि शहरी PHC शिवाजी पार्क और पहाड़गंज तथा CHC रामगढ़ और राजगढ़ की जो अनियमितताओं की जांच करके उन्होंने दी है, उसके आधार पर हमें जांच की जानी है। उसमें करीब चारों जो संस्थान है उसके 10 से 11 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं तथा करीब 25 से 30 मेडिकल स्टोर हैं जिन्होंने की दवाइयां ये दी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को मरीज को बीमारी के अनुसार जरूरत के हिसाब से दवाई लिखने और जरूरत पड़ने पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्य रूप से जो गड़बड़ है वो ये है कि जो दवाइयां लिखी गई है तो ज्यादा मात्रा में लिखी गई है, बिना इन्वेस्टिगेशन के लिखी गई है, और यह देखना होगा कि वे ब्रांड नेम से लिखी गई है या जेनरिक दवाइयां लिखी गई है। तो जिस भी तरह की अगर किसी भी तरह की गलती है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। अभी हमने डॉक्टर्स को सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस घोटाले ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर किया है, जिसका खामियाजा गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को उठाना पड़ा, जो सरकारी इलाज की आस में अस्पताल आया करते थे। अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। जालौर में बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद गर्मा गया है। कथावाचक अभयदास महाराज बायोसा माता मंदिर के दर्शन के लिए समर्थकों के साथ अड़ गए हैं। आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। अन्न जल का त्याग करने की बात भी कह रहे हैं। मंदिर के पास मजार पर महाभारत। कथावाचक और प्रशासन में टकराव। मेरे मरने तक मैं इसी जगह बैठूंगा या फिर बायोसा माता मंदिर दर्शन करूंगा।
जब तक दर्शन नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं। जब तक पूरे जालोर नगर वासी मेरे साथ बायोसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये कथावाचक अभय दास है, जिन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, बायोसा माता मंदिर के दर्शन के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। तस्वीरें जालौर की हैं, जहां बायोसा मंदिर के पास मजार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सांस नहीं आ रही थी, मेरा हार्ट जो है दर्द करने लगा, लेकिन मैं आमरण अनशन तक इसी घर की छत पर बैठा रहूंगा। मैं आमरण अनशन करता हूं, अन्न नहीं लूंगा, जल नहीं लूंगा। अभी एम्बुलेंस आ रही है, उस एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा जब तक पूरे जालोर नगर वासी मेरे साथ बायोसा माता जी मंदिर चलते नहीं और ये प्रशासन मेरे साथ अगर जब तक खड़ा नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। जालोर वासियों आ जाओ इस जगह पर जहां पर मैं हूं। दरअसल पिछले 7 दिन से कथा सुना रहे कथावाचक अभय दास ने मंदिर के पास स्थित मजार को अतिक्रमण बताया। शाम को जब कथा खत्म हुई तो वो अपने समर्थकों के साथ वहां जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मजार के पास भारी संख्या में तैनात पुलिस जाब्ता ने समर्थकों को रोक दिया। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई तो अभय दास अपने समर्थकों के साथ एक मकान की छत पर चढ़ गए। इस दौरान उनके समर्थकों ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि अभय दास ने मंदिर के पास अतिक्रमण का आरोप लगाया। हम सब मिलकर के वहां से जय श्री राम की गूंज करेंगे और जालोर के वैभव को वापस लौटाया जाए। जालोर पर जितना अतिक्रमण हो रखा है, अलग अलग ये खिलजियों की नाजायज औलादों के द्वारा जालोर के किले पर जितने मकबरे बने, उन मकबरों का या तो प्रमाण देवे, उन मकबरों का या तो कोई न कोई देवे। मकबरे का मतलब होता है जहां पर नीचे लाश गड़ी होती है, उसके ऊपर कोई पीर पैगंबर के ऊपर मकबरा बनाया जाता है। मैंने 10 बार कहा मैं मुसलमान और इस्लाम का विरोधी नहीं हूं। मैं विरोधी हूं तो जबरन आक्रमणकारियों का मैं विरोधी हूं, उन लोगों का जो बायोसा माता जी मंदिर की पहली सीढ़ी पर झूठी कहानियां गढ़ के मकबरे बनाए जाते हैं। यही नहीं, कथावाचक ने ये तक कह दिया कि जब तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सभी मंत्री उनके साथ पैदल चलकर बायोसा मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। जबकि इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तक प्रशासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सारे मंत्री यहाँ करके अगर मेरे साथ चल के बायोसा माता जी मंदिर दर्शन और जालोर जिले के पाली सदोई जिले के सारे सनातनी जब तक यहाँ नहीं आएंगे मैं बायोसा माता मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। जबकि इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ दी। एडिशनल एसपी मोटाराम गुदारा पर पत्थर फेंका गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। हमारे पास ऐसा कोई नहीं, लेकिन संशय इन्होंने खुद ने ही अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ पर हमें अतिक्रमण हटाने हैं, तो जो कि जिससे कि शहर का माहौल खराब हो सकता है। ये खुद का ही वक्तव्य है। हाँ बिल्कुल, हमने उसका एक नियम कानून प्रक्रिया है कि जो भी अतिक्रमण है उसके संबंध में आप अपना पक्ष रखें, उसके बाद में जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है वो इसलिए बनी है, उसकी प्रक्रिया अनुसार काम किया जाएगा। फिलहाल कथावाचक बायोसा माता के दर्शन करने पर अड़े हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और कथा का जो आयोजन है वो निरंतर रूप से चालू है। और इस दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे एक बार की पूरे जालोर का जो है माहौल वो गर्मा गया है। लेकिन फिलहाल ये देखना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किस प्रकार के प्रयास करती है एवं महाराज जी को जिस प्रकार से समझाने के लिए जिस प्रकार से बातें उनसे की जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जालोर की जो शांति व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे पर ग्राम माचा और ओद्रा के बीच में हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे एक कावड़िए की पिकअप गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, जिससे कावड़िया सड़क पर गिर गया। उसकी कावड़ भी खंडित हो गई। वहीं कावड़ियों की कावड़ खंडित होने के बाद दूसरे कावड़ियों ने भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कावड़ियों का आरोप है कि उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन राजस्थान में कावड़ियों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है।
घायल कांवड़िए को फिलहाल हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलवर जिले के रेड़ी के अपने गांव आमना लौट रहा था। उसको लेकर जानकारी मिली कि टक्कर लगने के बाद फिलहाल जो पिकअप चालक है उसे ढूंढा जा रहा है, जो मौके से फरार है, और घायल कांवड़िए को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आ रहे थे साइड में तो पीछे से गाड़ी आया कैंटरा और पीछे से मार के और भग गया। कावड़ नीचे गिर गया, खंडित हो गया। अब पुलिस ने क्या व्यवस्था की है आपके लिए? पुलिस ने ये व्यवस्था ये की है, गाड़ी मंगा के दूसरी कावड़ के लिए भेज रहे हैं। व्यवस्था कर दी है पूरी। भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा स्टूडेंट को आपत्तिजनक मैसेज भेजकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है और इसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड पर आया। शिक्षक को एपीओ किया गया और इसके खिलाफ उच्च स्तरीय कार्रवाई के लिए एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्जुन लाल का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा लिखित में अवगत कराया गया है कि स्कूल के एक शिक्षक द्वारा छात्र को गैर जरूरी मैसेज दिया गया। इसके बाद प्रधानाचार्य स्तर पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। लिखित में अवगत करवाया गया था कि वरिष्ठ अध्यापक लाखन शर्मा ने बालिका को कोई एसएमएस और गैर जरूरी मैसेज किया था। प्रधानाचार्य के द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। उस जांच कमेटी में प्रथम दृष्टया मैसेज करना पाया गया और प्रथम दृष्टया टीचर दोषी पाया गया। और अब बात छात्र संघ चुनाव की करते हैं। दरअसल छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर लगातार छात्र जो है आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में छात्रों के पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र चुनाव की बहाली को लेकर अब तक कोई स्टेटमेंट सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। छात्र अब सड़क पर उतर आए हैं। पिछली सरकार पर चुनाव पर रोक लगाने के लिए नाराजगी जता तो रहे हैं, साथ ही भजनलाल सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता की भू समाधि, कैंपस में आपातकाल का बैनर, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति के लिए नेतृत्व तैयार करने की पहली सीढ़ी है। यहीं से निकलकर राजनेता आगे पहुंचकर सदन में समाज और युवाओं की आवाज को मजबूत करते हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं होने से सैकड़ों युवा छात्र नेताओं में आक्रोश है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में कई दिनों से छात्र अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्र नेता गजराज सिंह राठौर ने विश्वविद्यालय में ही भू समाधि ली। गर्दन के नीचे तक उसका शरीर जमीन के अंदर था। इस दौरान वो चुनाव कराने की मांग कर रहा था। तो उधर सीकर के शेखावाटी विश्वविद्यालय में भी एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर हल्ला बोल दिया। हाथों में कैंपस में आपातकाल के बैनर लिए छात्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पुतले जलाए। पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय कैंपस को नाथी का बाड़ा बना दिया। अशोक गहलोत पर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया। साथियों, हम सबके ध्यान में है कि आपातकाल कोई नया शब्द नहीं है। पिछले देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से देश के अंदर आपातकाल लगा करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, देश की आवाज को दबाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार तो गहलोत जी सोशल मीडिया पे आकर के छात्र संघ के पक्ष में तो बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि वो छात्र संघ के चुनाव उन्होंने अपनी सरकार में ही बंद किए थे। विद्यार्थी परिषद ने उनके विरोध में गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत का पुतला जला करके साफ उनको चेताने का काम किया और इस सरकार से भी विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली नहीं, बल्कि छात्र हितों की आवाज को फिर से मंच देने की दिशा में एक जरूरी पहल है। फिलहाल अभी तक छात्र संघ चुनाव पर सरकार का रुख साफ नहीं हुआ है, लेकिन अब इसकी बहाली की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।